जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। हमारे पेंटिंग का चैप्टर नंबर 3 है। ऑलरेडी मैं 2 चैप्टर अपलोड कर दिए थे बहुत पहले ही, आप लोग जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अब पेंटिंग का जो सिलेबस मैंने स्टार्ट किया है, अब ये लगातार करते करते सारे चैप्टर आप लोग को करवा दूंगा इसमें भी, ठीक है ना। 14 चैप्टर हैं, सारे जल्दी जल्दी कवर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। हम लोग इसके साथ जो इस चैप्टर में टोटल 7 क्वेश्चन ही थे, ठीक है, तभी मैं 7 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और जो हमारा पिक्चर है इस चैप्टर में वो सारी पेंटिंग है, तो भाई पिक्चर होनी जरूरी है, तो साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और पिक्चर भी जो है इसमें देखें, ये बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग बस बने रहना वीडियो के साथ और बढ़िया तरीके से आप लोग को समझा दूंगा, सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। और उसको चाहे तो आप नोट डाउन भी कर लेना या तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में कलाकार किस प्रकार चित्र बनाते थे। याद रखिएगा, अजंता की गुफाओं की बात करें तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में अजंता नामक जगह पर ये हमारी गुफाएं जो हैं स्थित हैं। आगे बात समझ में, तो हम इनके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से है, और साथ साथ आप लोगों को पिक्चर भी दिखाता रहूंगा, आप लोग अच्छे से समझ जाना, ठीक है ना। देखिए अजंता की चित्रकारी मैंने पहले बता दिया, अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में जो है स्थित हैं। तो देखिए जरा कि अजंता की चित्रकारी में विशेष तकनीक का प्रयोग किया गया था, यानी गुफाएं आप लोग देख ही रहे हैं। अजंता की गुफाएं कैसी हैं? तो सिंपल सा आप लोग चित्र भी देखते रहिए। दीवार को यथाशक्ति समतल करके उस पर पत्थर का चूर्ण, गोबर और त्रिप्स मिट्टी को मिलाकर एक प्लास्टर बनाया जाता था। याद है कि जैसे आज के टाइम पे बदरपुर हो गया या जो भी अलग रेता वगैरह हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके सीमेंट वगैरह तब दीवार पर चुनाई वगैरह की जाती है ना, वैसे ही उस टाइम पे चूर्ण, पत्थर, त्रिश और जो है गोबर वगैरह ये सब मिलाकर प्लास्टर किया जाता था उस पर, और दीवार की खुरदुरी सतह इसे पकड़ लेती थी और सतह को चिकना कर पुनः उस पर इसी माध्यम से लेप किया जाता था। यानी पूरी दीवार को जो है प्लेन करने के लिए ये लोग जो है इन सारी चीज़ों का यूज़ करते थे। आगे बात समझ में, उसी प्रकार इसी माध्यम से लेप किया जाता था और प्राचीन परंपरा में इसे व्रजलेप कहा गया है। पुराने टाइम पे जो लेप किया जाता था ना, इसको व्रजलेप कहा जाता था। आगे बात समझ में, ये हमें याद रखना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आप लोगों को मैंने दिखाया अजंता गुफाएं कैसी हैं, कैसा जो है उसमें दीवारें वगैरह हुआ करती थी और किस चीज़ से वो लोग प्लास्टर करते थे उन दीवारों पे, वो जानते। छोटी छोटी चीज़ें जानना आप लोग के लिए जरूरी है, जब जान जाओगे तो इसलिए सारी चीज़ें फिर बना लोगे आप लोग, ठीक बा। चलिए आंसर पर जाइए यहाँ से। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, इसके भी चित्र हम लोग देखेंगे। चैत्य और विहार गुफा किसे कहते हैं? इन्हीं अजंताओं की गुफाओं में कुछ गुफाओं को चैत्य और कुछ गुफाओं को विहार कहा गया। तो आंसर देखिए आप लोग, तो जिन गुफाओं का निर्माण पूजा, उपासना, भजन कीर्तन तथा धार्मिक चर्चा हेतु किया जाता है उसे चैत्य कहते हैं। तो जहाँ पर पूजा पाठ ये सारी चीज़ें होती थी ना, पूजा पाठ से रिलेटेड काम जहाँ होते तो उसको चैत्य कहा जाता था, ये बात याद रखना है। और विहार किसे कहते हैं? तो विहार भिक्षुओं के रहने तथा अध्ययन करने के स्थान को कहते हैं। यानी जो भिक्षु भिक्षुणी रहते थे जहाँ पर, या भिक्षु भिक्षुणियाँ बोल सकते हैं, तो महात्मा बुद्ध के जो से जुड़े हुए जो लोग रहते थे, ये इन लोगों को जहाँ ये लोग रहते थे उसको विहार बोला जाता है। बिहार नहीं, विहार लिखा हुआ है, विहार। तो गुफा ये बताई गई है, तो अजंता की गुफाओं में चैत्य भी होते थे, विहार भी होते थे, चित्र भी आप लोग को साथ में नजर आ रहा होगा। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अजंता की गुफाओं के विषय में आप क्या जानते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बोलेंगे इसको। देखिए क्यों बोलेंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में आप लोग को लिखना होगा कितनी गुफाएं हैं इसमें और कितनी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, याद रखिएगा। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र स्थित औरंगाबाद से 63 मील जो है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, याद रखिएगा, औरंगाबाद से 63 मील दूर उत्तर में तथा जलगांव से 34 मील दूरी पर है। ये गुफाएं बड़े बड़े पर्वतों को काटकर, चित्र तो आपको दिख ही रहा होगा, बड़े बड़े पर्वतों को काटकर 1 मील की वर्गाकार परिधि में निर्मित है। इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 लिखा हुआ है। कुल कितनी गुफाएं हैं इसमें? 29। बहुत सारे लोग जाते भी हैं देखने,
जो महाराष्ट्र से हैं वो लोग भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो 29 गुफाएं हैं जिनमें चैत्य और विहार दोनों प्रकार की गुफाएं हैं। चैत्य भी हैं, विहार भी हैं, ये बात आप लोग को याद रखनी है। चैत्य विहार मैं बता चुका हूँ, जिनमें चैत्य के अंदर लोग पूजा पाठ करते थे, विहार में रहा करते थे, ठीक है। और सबसे विशाल चैत्य गुफा 19 है। सबसे बड़ी गुफा कौन सी है जिसमें बड़े बड़े पूजा पाठ किए जाते थे, तो उसमें कौन सी है ये 19 नंबर की गुफा सबसे बड़ी है। किंतु सर्वश्रेष्ठ गुफा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली गुफा नंबर 2 है, क्योंकि उसमें बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र भी अंकित हैं। तो इंपॉर्टेंट गुफा मैंने बताई 2, सर्वश्रेष्ठ गुफा 2, और जो विशाल और सबसे बड़ी आकार में बड़ी है वो 19 है, याद रखना। और टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? 29, जिसमें चैत्य और विहार दोनों हैं। ये बात आप लोग को याद रख लेनी है। आगे बस समझ, चलिए यहाँ से जाइए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं के अंतर्गत गुफा संख्या 1 के विषय में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, गुफा संख्या 1 के विषय में पहले 2 के बारे में बता दो, फिर 1 के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए जरा, 2 के बारे में मैंने ऑलरेडी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। आंसर देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर किस तरीके से बनेगा। तो देखिए, गुफा संख्या 2 में प्रस्तुत चित्र विश्व प्रसिद्ध है। इसमें अनेक भव्य एवं कलात्मक चित्रकारी है। कौन सी गुफा में? 2 नंबर की गुफा में। बाकी कितनी गुफाएं हैं टोटल? इसमें 29 हैं, ठीक है, याद रखना है। सबसे विशाल चित्र भगवान बुद्ध द्वारा बोधि प्राप्ति का है, यानी भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान वगैरह प्राप्त किया तो उनका चित्र दे रखा है गुफा नंबर 2 में। और इसमें बुद्ध की विभिन्न भाव भंगिमाओं तथा जातक कथाओं से संबंधित चित्र बड़े ही मनोहारी ढंग से चित्रित किए गए हैं। तो गुफा नंबर 2 में बहुत सुंदर भगवान बुद्ध का चित्र बनाया गया है। यह गुफा चट्टान के अंदर 120 फीट काटकर निर्मित की गई, यानी गुफा नंबर 2 जो है 120 फीट का जो है क्षेत्रफल बनाकर इसमें तैयार किया है। गुफाओं की छत, भित्ति तथा स्तंभों पर अनेकानेक ऐसे चित्र जो है चित्रित किए गए हैं। यानी याद है कि भित्ति चित्र क्या होता है? तो भित्ति चित्र मतलब अंदर ही डिजाइनें बनाना। जैसे मानकर चलिए हमारी दीवार है, हम इस पर डिजाइन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको पिक्चर वगैरह में, ठीक है, जिनसे प्राचीन भारतीय जनजीवन की एक स्पष्ट झलक दृष्टिगोचर होती है। यानी कि उस टाइम पे लोगों के बारे में बताया गया है कि उस टाइम पे लोगों ने किस तरीके से भगवान बुद्ध के ऐसे ऐसे जो है चित्र वगैरह इसमें बनाए गए हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसके अंदर जो भी बता रखा है 2वीं शताब्दी पूर्व से 7वीं शताब्दी पूर्व तक, याद रखना 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की जो है इसमें स्टोरियाँ वगैरह दे रखी हैं और जो चित्र वगैरह हैं वो सारे दिखा रखे हैं, ठीक है ना। देखिए, तो संख्या नंबर 1 की बात करें, गुफा संख्या 1 में चित्र, भित्ति चित्र समझ में आया? भित्ति चित्र मतलब होता है अंदर ही डिजाइन वगैरह बनाना दीवारों पर, छतों पर, और है ना ऐसे। गुफा संख्या 1 की चित्र श्रृंखलाओं में भगवान बुद्ध की ध्यानस्थ मुद्रा का जो जीवन चित्र उपलब्ध है, उनमें दुख, सुख, मैत्री, प्रेम, करुणा, क्रोध इत्यादि के भाव स्पष्ट ही उजागर करने की अद्भुत क्षमता है। यानी गुफा नंबर 1 की बात करें तो भगवान बुद्ध को क्रोध में, या बोल सकते हैं करुणा में, मैत्री, दुख, सुख अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है। भाव स्पष्ट ही उजागर करने की अद्भुत क्षमता है। अध्याय में उल्लेखित पद्मपाणि बोधिसत्व की रूपरेखा, पद्मपाणि बोधिसत्व की आप लोग इमेज देख सकते हैं। रूपरेखा जो है पद्मपाणि बोधिसत्व की रूपरेखा निर्मित करने में कलाकार ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का जो है परिचय दिया है। और निर्मित सामग्री के रूप में टम्पेरा, खनिज और वनस्पति के रंग का प्रयोग किया गया। याद रखना ये सब क्या है? अलग अलग बनाने का तरीका, टम्पेरा तकनीक, खनिज और वनस्पति, यानी कि मिलावट, रंग को बनाया किस तरीके से जाता था और कैसे लीपा जाता था, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। टम्पेरा तकनीक, खनिज और वनस्पति। वनस्पति में आपका जो फूल से और हल्दी वल्दी से रंग वगैरह जो बनाया जाता था वो सब आ जाता है, ठीक है। टम्पेरा तकनीक, खनिज में आपका दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, धातुओं से बनाई गई रंग हो गए इन सब से, और मूर्तियाँ वगैरह हो गई। और टम्पेरा से जैसे इसमें अलग अलग तेल, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें मिलाकर जो है बनाई जाती थी। चलिए आंसर मेरा जाइए यहाँ से, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आ जाता है मारविजय का। तो मारविजय की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। पहले तो आप मारविजय का चित्र देख लीजिए किस तरीके का है, तब जाकर आगे पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। देखिए, मारविजय की चित्र की अगर बात करते हैं तो रेखांकित जो है कीजिए। तो मारविजय अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित एक चित्र है
चित्र आप लोग को दिख ही रहा होगा, चित्र है और जिसमें महात्मा बुद्ध को प्रलोभन पर काबू करते हुए दर्शाया गया है। कलाकार ने इस चित्र में वातावरण का चित्रण बड़ा भयावह रूप से किया है और इसमें एक स्त्री को क्षमा याचना के रूप में चित्रित किया है, ठीक है। और मूर्ति की भाव भंगिमा बड़ी आकर्षक है। इस विशाल चित्र की ऊंचाई 12 फुट और चौड़ाई 8 फुट है। इस चित्र जो आपको दिख रहा है उसकी जो है जो क्या बोल रखा है 12 फुट जो है लंबाई और चौड़ाई कितनी है 8 फुट बताई गई है। तो ये जो आपने देखा चित्र, चलिए जाइए आंसर में, चित्र पे जाइए। तो इसमें 8 फुट चौड़ाई 12 फुट जो है लंबाई दिखाई गई, किसकी, मारविजया की, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, बाकी आप लोगों ने चित्र में तो देखा ही। उसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजंता की चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन करें। अजंता की चित्रकला, देखिए जिसने 7 क्वेश्चन पढ़ लिए उसको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा। जब हम चित्रों के बारे में पढ़ लेते हैं और जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, इससे पहले वाली जो आपकी क्या नाम है पेंटिंग की हैं, तो वो लास्ट में वीडियो के एंड में जरूर देख सकते हैं और जाकर आप लोग बढ़िया तरीके से पहले उनको पढ़ लें, फिर ये वाला पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, पेंटिंग के उसमें जाओ और आपको सारा चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, अजंता की चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन। तो अजंता की चित्रकला भित्ति चित्रकला है। भित्ति चित्रकला मैंने बताया आप लोगों को, जो दीवारों पर, छतों पर रंग कर और बनाकर किया जाता था। इस चित्रकला की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अजंता के चित्रों की विशेषता उनका भाव पक्ष है, यानी इतनी सुंदर चित्र बनाया गया ना कि ऐसा लगता है वो भाव प्रकट कर रहे हो कुछ। आगे बात सुनो, यहाँ के चित्रों की प्रस्तुति में विभिन्न समय में अनेक कलाकारों ने योगदान दिया था, और लेकिन वे सभी भाव लिखने में जो है सिंध हस्त कलाकार, यानी कि ये लोग क्या बोला जा रहा है, यद्यपि यहाँ के चित्रों की प्रस्तुति में विभिन्न समय के अनेक कलाकारों ने योगदान दिया, मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग योगदान देने वाले कलाकार है, उन्होंने अपना अपना जो है अलग अलग डिजाइन बनाते रहे हैं, ठीक है। और मानव शरीर के सभी अंग भावमयी भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि जो भी चित्र वगैरह बनाया गया है उनका शरीर ऐसा दिखाया गया है कि वो कुछ कहना चाह रहे हो, वो कुछ बताना चाह रहे हो। आगे बस में ये चीज़ हमें याद रखना, अजंता के चित्र स्पष्ट भाषा में लिखे गए हैं। अजंता के चित्र कैसे लिखे गए हैं, स्पष्ट भाषाओं में लिखे गए हैं। नारी आकृतियों की मनोरम प्रस्तुति देखते ही बनती है। हाथों की मुद्राएं आप लोग देख ही रहे होंगे किस प्रकार से चित्र बने हुए हैं। तो कोमल अजंता के चित्र में जहाँ एक और कोमल ललायतपूर्ण और मोहक प्रभाव, मोहक मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव पिक्चर बनाई गई है, स्मृति की गई है और स्पष्टी की गई है, वहीं दूसरे प्रकार के चित्र उतने भयावह और भीभत्स भाव व्यक्त करते हैं, यानी कि बहुत सुंदर तरीके से और भाव स्पष्ट करने वाले जो है इसमें चित्र वगैरह बनाए गए हैं। आगे बात समझना, चित्र आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से बनाए जाते थे, सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए। चलिए आंसर में जाइए, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्र की प्रविधि के विषय में संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग समझेंगे अब किस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग देखे जरा यहाँ पे। देखिए, अजंता की गुफाओं को खुरदुरा कर फिर उन पर गोबर, पत्थर के चूरे और धान की भूसी व अन्य वनस्पति व खनिज मिलाकर चित्र बनाने के लिए तैयार किया जाता था। सतह तैयार करने के बाद उस पर चूने का लेप किया जाता था। चित्र लिखने में सर्वप्रथम काजल, याद रखिएगा, चित्र लिखने में यानी चित्र बनाने में काजल का यूज और गेरू का, गेरू क्या होता है, वो गेरुए कलर का एक पत्थर आता है जो काफ़ी, उसको चूरा बना के या बोल सकते हैं पीस के शरीर पर भी लगाते हैं, भैंस वैंस के शरीर पर लगा देते हैं। गेरुआ कलर होता है जिससे कि उनके दाने दाने जब हो जाते हैं ना शरीर पे, तो उस चीज़ को करते हैं। तो गेरू से उनकी रूपरेखा लिखी जाती थी। उसके बाद चित्रों में रंग भरकर पुनः उसकी रेखाएं स्पष्ट की जाती थी। चित्रों में मुख्यतः 5 रंगों का प्रयोग किया गया है, लाल, पीला, हरा, और इन चित्रों में बहुत अलग अलग रंग भरे जाते थे, और नीला। सभी रंग स्थानीय रूप में उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं से बनाए जाते हैं। जैसे काले रंग के लिए काजल का यूज़ किया जाता था, ये सब लिखना है आप लोग को। लाल रंग के लिए लाल गेरू का यूज़ किया जाता था, पीले रंग के लिए जो है हरी ताल का यूज़ किया जाता था, और नीले रंग के लिए नील प्रयुक्त हुआ है। तो यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जो है रंगों का यूज़ किया जाता था। बहुत ही सुंदर तरीके से जो है चित्रों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आपको इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही 7 क्वेश्चन पढ़ने हैं, और बाकी अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग चैनल की जो उसमें क्या नाम है
अबाउट में मैंने नंबर दे रखा है, आप लोग जाएं वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो। और वैसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप लोग मुझसे मांग सकते हैं। आगे बात समझ में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ कमेंट करना ना भूलें कि आपको और क्या चाहिए पढ़ाने के तरीके में, आपको और कैसा पढ़ना है, पढ़ने में थोड़ा बहुत चेंजेस चाहिए तो वो भी आप लोग अच्छे तरीके से बता जरूर सकते हैं। आगे बात समझ में, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर चौथा चैप्टर करवाऊंगा आप लोग को बढ़िया तरीके से। आज थर्ड चैप्टर हो चुका है, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।